हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 28 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही है कल जो हमने आपको कवर कराया था, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील और ताल। तो इसको जो है रिवाइज करेंगे। तो पहला है रामगढ़ ताल और चिलवा ताल, ये कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में है। बखीरा झील कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। सीता कुंड मिश्रिख और चक्रकुंड नैमिष, ये कहाँ पे है? ये सीतापुर में है। सीता कुंड और भरत कुंड ये कहाँ पर है? ये अयोध्या में है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड ये कहाँ पे हैं? तो याद रखेंगे गोवर्धन मथुरा में स्थित है। कोकिला कुंड, कृष्णा कुंड ये कहाँ पे है? ये कोकिलावन मथुरा में है। और नौह झील ये कहाँ पे है? तो ये भी मथुरा में ही है। आगे याद रखेंगे सुराहा ताल ये कहाँ पे है? ये बलिया में है। मोती और गौर झील ये कहाँ पे है? ये रामपुर में है। और शुक्रताल ये कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में है। रामताल मेरठ में भी है, याद रखेंगे। कीठम झील ये कहाँ पे है? ये आगरा में है। शेख झील जो कि राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन है, कौन सी है? शेख झील, तो ये कहाँ पे है? ये अलीगढ़ में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर ये एक कृत्रिम झील है, ये कहाँ पे स्थित है? ये सोनभद्र में स्थित है। अलवारा झील जो कि विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल के रूप में जानी जाती है, ये कहाँ पे है? ये यूपी के कौशाम्बी में है। औंधी ताल कहाँ पे है? वाराणसी में है। राजा का बांध और लौंधी व भोजपुर ताल ये कहाँ पे है? ये सुल्तानपुर में है। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील और ताल थे जो कि हमने रिवाइज किए। अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज में। ध्यान रखेंगे देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट है। अगला है उत्तर प्रदेश की समीक्षा सिंह ने 11वीं राष्ट्रीय वोविना मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, ये PDF ई बुक है, इसमें हमने जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट सारस परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गाजियाबाद में इजरायली दूतावास के द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे भारत का पहला जो हिमस्खलन निगरानी रडार है ये सिक्किम में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला है, स्वच्छ टाइकोथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला है, मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया है। अगला है, किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चीन के द्वारा। अगला है, भारत ने T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीत के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने T20 में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस है ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के मध्य शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, वाराणसी से लेकर के कहाँ तक? बोगीबील तक। दोस्तों, देश की जो सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है ये कहाँ पर शुरू हो रही है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर के असम के बोगीबील के बीच ये जो है जो नदी क्रूज सेवा है शुरू की जाएगी।
ठीक है। और कब से ये शुरू की जाएगी, तो अगले साल जो है ये शुरू कर दी जाएगी। ये जो क्रूज सेवा होगी ये 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफ़र तय करेगी और गंगा नदी से होकर के गुजरेगी। इसके अलावा भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर के ये गुजरेगी, जो क्रूज सेवा होगी। इस क्रूज सेवा के शुरू होने से असम के लोग व्यापार एवं पर्यटन से जुड़ी आजीविका के अलावा माल वहन को भी बढ़ावा देने में नदी जल मार्गों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे देश की सबसे लंबी जो नदी क्रूज सेवा है ये किन दो शहरों के बीच जो है शुरू की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर के असम के बोगीबील के बीच ये नदी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी और ये देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी। तो ध्यान रखेंगे, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 4000 किलोमीटर ये लंबी होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से खाड़ी देशों को बासमती चावल का निर्यात किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बिजनौर से। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का बिजनौर है यहाँ से जो है कई सारे देशों को चावल निर्यात किया जाएगा। दुबई से लेकर के दूसरे खाड़ी देशों को बासमती चावल ये सीधे जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से निर्यात किए जाएंगे। अभी तक अगर हम बात करें कि अभी तक जो चावल निर्यात किए जाते हैं दूसरे देशों को, तो वो कहाँ से निर्यात किए जाते हैं, तो अभी तक जो धान बाहर जाता है उसकी कुटाई जो है वो करनाल की चावल मिल में होती है। अब जो बिजनौर जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर भी उन्नत तकनीक से लैस मशीनों की चावल मिलें लगाई जाएंगी और दुबई के एक चावल निर्यातक हैं वो जो है चावल मिल स्थापना में निवेश करेंगे। कहाँ पे, बिजनौर में। तो ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से दुबई से लेकर के दूसरे खाड़ी देशों में बासमती चावल जो है निर्यात किया जाता है, तो याद रखेंगे आप बिजनौर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 25वां वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, आगरा में। दोस्तों हाल ही में जो 25वां ग्लोब ऑयल समिट 2022 है, ग्लोब ऑयल शिखर सम्मेलन 2022, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, उत्तर प्रदेश के आगरा में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखेंगे टेफ्ला के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें 50 देशों के 1500 लोग जो है इसमें उपस्थित रहे और इसमें लोगों ने भाग लिया, 1500 से अधिक लोगों ने। जो ग्लोबल समिट 2022 शिखर सम्मेलन है ये घरेलू और वैश्विक खाद्य तेल और व्यापार उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों का एक समूह है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि हाल ही में जो 25वां ग्लोब ऑयल समिट 2022 है इसका आयोजन टेफ्ला द्वारा कहाँ पर किया गया, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में इसका आयोजन किया गया और इसमें 50 देशों के लगभग 1500 लोग उपस्थित रहे। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं की मौत को रोकने हेतु विशेष उपकरण किस नाम से है, सांस नाम से है। तो इसका जो इस्तेमाल है कौन सा राज्य करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, असम। यहाँ पर जो आप एक इमेज देख रहे हैं ये क्या है, यही वो विशेष उपकरण है सांस जिसका नाम रखा गया है। और ये क्या है, तो ये जो है नवजात शिशुओं की मौत को रोकने हेतु इसको जो है इस्तेमाल करेगा असम सरकार। दोस्तों असम सरकार नवजात शिशुओं को होने वाली सांस संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाने के लिए अपने अस्पतालों में एक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करेगी। ठीक, तो कौन सा उपकरण है, नाम ध्यान रखेंगे, सांस नाम का एक उपकरण है। इस उपकरण के इस्तेमाल का निर्णय एक प्रायोगिक परियोजना के सफल होने के बाद लिया गया। तो यहाँ से याद रखेंगे आप कि नवजात शिशुओं को होने वाली सांस संबंधी समस्या, ठीक, अगर पूछा जाता है कि जो सांस नाम का उपकरण असम सरकार कर रही है किस लिए किया जा रहा है, तो जो नवजात शिशु हैं उनमें सांस संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आप आसानी से याद रख सकेंगे क्योंकि सांस संबंधी समस्याएं, इसी वजह से इसका जो नाम है वो क्या रखा गया, सांस रखा गया। इससे नवजात शिशुओं की मौत की वर्तमान दर को कम करने और राज्य में आवश्यक ढांचागत सहयोग की जरूरत को संबोधित करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि असम जो सरकार है वो सांस नाम का एक उपकरण का इस्तेमाल करेगा अपने अस्पतालों में और इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो नवजात शिशुओं में जो सांस संबंधी बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे जो है निजात पाने के लिए इसको अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर असम की बात है तो असम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैप में देखेंगे कि असम है कहाँ पर। तो ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर असम कहाँ पे है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है असम। असम जो है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है ये भी आपको याद रखना है। तो असम जो है ये भारत के
किन किन राज्यों को टच कर रहा है, तो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके बगल में आप देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल गया, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक गया है वेस्ट बंगाल। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं नागालैंड हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर है, यहाँ आप देख सकते हैं मिजोरम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिपुरा है, और यहाँ आप देख सकते हैं मेघालय। तो ये सारे राज्य जो है किसकी सीमा को टच करते हैं, असम की सीमा को टच करते हैं। दोस्तों असम की अगर हम बात करें, असम की कैपिटल क्या है, तो दिसपुर असम की कैपिटल है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। दोस्तों असम में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की अगर बात करें तो याद रखेंगे आप 14 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों असम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। एक दोस्तों द्वीप पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, कौन सा, माजुली द्वीप। याद रखेंगे आप माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप है ये कहाँ पर है, तो ये असम में है, याद रखेंगे। और किस नदी पर है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी है, याद रखेंगे आप, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कौन सा, माजुली द्वीप, और असम में ये स्थित है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे भारत में पहला तेल का कुआं ये कहाँ पर खोजा गया था। भारत में जो सबसे पहले तेल का कुआं खोजा गया था वो कहाँ पे खोजा गया था, तो असम के डिब्रूगढ़ में। याद रखेंगे असम के डिब्रूगढ़ में जो है भारत में पहली बार तेल का कुआं खोजा गया था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे भारत का पहला 100% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया, तो असम में ये स्थापित किया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ योजनाएं हैं असम से संबंधित, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे कौन सी योजना है, तो स्वनिर्भर नारी योजना, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं स्वनिर्भर नारी योजना, तो ये कहाँ से संबंधित है, असम से संबंधित है, याद रखेंगे। और एक और याद रखेंगे, जो विद्या रथ परियोजना शुरू की गई थी, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, ये किस राज्य सरकार ने की थी, तो असम ने ही इसको शुरू किया था। तो दोनों याद रखेंगे, स्वनिर्भर नारी योजना और एक है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, किसने, असम सरकार ने। तो असम से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए एक एप्लीकेशन विकसित किया, किस नाम से, तो जलदूत एप्लीकेशन। जलदूत जो ऐप है ये विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो जो देश भर के कुएं हैं, देश भर के गाँव में जो चयनित कुएं हैं, इनके जल स्तर का पता लगाने के लिए इसको विकसित किया गया। इस ऐप की मदद से ग्राम रोजगार सहायक वर्ष में 2 बार, मानसून पूर्व और मानसून के बाद, चयनित कुओं के जल स्तर का डेटा एकत्र करेंगे। तो यहाँ से याद रखेंगे कि जलदूत जो एप्लीकेशन है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा इसको जो है विकसित किया गया, तो याद रखेंगे आप, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया। दोस्तों अगर हम बात करें कि कुछ और जो है मंत्रालय के द्वारा कुछ पहल हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। जैसे अभी हाल ही में बढ़े चलो एक अभियान जो है शुरू किया गया था, ठीक है। बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे आप, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे बढ़े चलो जो अभियान था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। एक और याद रखेंगे कि जो स्माइल 75, कौन सी है, स्माइल 75 जो पहल एक शुरू की गई थी वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, तो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई थी, स्माइल 75। उद्देश्य क्या था, तो जो भीख मांगने वाले व्यक्ति हैं इनके पुनर्वास के लिए इसको शुरू किया गया था, स्माइल 75 को, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों हाल ही में नमस्ते योजना भी शुरू की गई थी, ठीक है। कौन सी, यहाँ पर देखेंगे नमस्ते जो योजना है वो शुरू की गई थी, ये किस मंत्रालय के द्वारा, तो इसे जो है केंद्र सरकार ने शुरू किया था, ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या था, तो सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए इसको शुरू किया गया था, नमस्ते योजना को। तो ये कुछ याद रखेंगे। और इसके अलावा एक और याद रखेंगे, बी ब्रेक ऐप, कल भी आपको शायद बताया था, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था बी ब्रेक ऐप। तो ये कुछ पहल हैं, कुछ योजनाएं जो कि विभिन्न मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अमेजॉन। दोस्तों जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन,
सभी लोग जानते होंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शायद ही ऐसा कोई होगा जो ना जानता हो। तो जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन, तो इसने जो है राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 सौर फार्म स्थापित करेगा। जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन, ये पहली बार है जब कोई बड़ी ई कॉमर्स कंपनी भारत में सोलर फार्म स्थापित करेगी। इसके अलावा कंपनी भारत के 14 शहरों में 23 नई सोलर रूफटॉप परियोजनाएं भी स्थापित करेगी। तो याद रखेंगे अमेजॉन का नाम, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार भारत में कोई ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है जो कि सोलर फार्म स्थापित करेगी, तो याद रखेंगे आप अमेजॉन। आसानी से याद रहेगा क्योंकि अमेजॉन जो है ये इंडिया में जो ई कॉमर्स कंपनी है उसमें सबसे बड़ी आप कह सकते हैं। अगला है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी बी, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। दोस्तों हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, यही उद्देश्य है। तो पर्यटन दिवस की शुरुआत जो है ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी और इसे पर्यटन को बढ़ावा देने और विश्व की अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को समझने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो इससे क्या होता है, एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, पूरी दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही क्या होता है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भी जो है इसका योगदान रहता है। दोस्तों साल 2022 की अगर हम थीम की बात करें तो क्या इसकी थीम है, रीथिंकिंग टूरिज्म। ये जो है साल 2022 की थीम है विश्व पर्यटन दिवस की। तो याद रखेंगे आप हर साल 27 सितंबर को कौन सा दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा जॉर्जिया मेलोनी। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं यही बनेगी इटली की महिला प्रधानमंत्री और इटली में पहली बार होगा जब कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी। ठीक, नाम ध्यान रखेंगे जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों ब्रदर्स पार्टी ऑफ इटली की ये नेता है, कौन सी पार्टी है, ब्रदर्स पार्टी ऑफ इटली, उसके नेता है जॉर्जिया मेलोनी। तो ये जो है इटली में अभी आम चुनाव हुए उसमें इन्होंने जीत हासिल की है। वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं और उनकी सरकार दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार होगी। मेलोनी इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। तो ये 2 रिकॉर्ड इनके नाम पर बनेंगे कि अगर पूछा जाता है कि इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री कौन रही, तो नाम याद रखेंगे जॉर्जिया मेलोनी। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है, तो जॉर्जिया मेलोनी। ठीक, नाम याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों इटली की अगर हम बात करें तो इटली से संबंधित आपको ध्यान रखना है इटली की कैपिटल। तो इटली की कैपिटल क्या है, रोम इटली की कैपिटल है। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर अभी वर्तमान में थे वो कौन थे, तो अभी थे कौन से, मारियो द्रागी थे और उनकी जगह पर अब प्रधानमंत्री बने कौन, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे आप। और दोस्तों इटली की अगर हम करेंसी की बात करें कि इटली की करेंसी क्या है, तो आप करेंसी भी अच्छे से याद रखेंगे, यूरो इटली की करेंसी है। ठीक, कैपिटल, करेंसी और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ जो हवाई अड्डा है इसका नाम बदलने की बात कही है और किसके नाम पर ये रखा जाएगा, तो शहीद भगत सिंह के नाम पर जो है इसका नाम रखा जाएगा। दोस्तों इससे क्या है, स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि के रूप में 25 सितंबर को ये फैसला लिया गया था। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा इसे 2021 में एशिया प्रशांत में हाइजीन मेसर्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे, जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है इसे जो है साल 2021 में किसके द्वारा, याद रखेंगे, हाइजीन मेसर्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया था एशिया प्रशांत क्षेत्र में। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। तो नाम किसके नाम पर होगा, तो शहीद भगत सिंह के नाम पर जो है इस हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 25 सितंबर को। दोस्तों जो विश्व नदी दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है, तो सितंबर जो महीना है इसके चौथे रविवार को ये मनाया जाता है। याद रखेंगे सितंबर महीने के चौथे रविवार को ये मनाया जाता है कौन सा दिवस, विश्व नदी दिवस। और इस साल जो विश्व नदी दिवस है ये कब मनाया गया, तो ये 25 सितंबर को मनाया गया है। भारत समेत विश्व के कई सारे देशों में विश्व नदी दिवस मनाया जाता है।
साल 2022 की अगर हम थीम की बात करें कि थीम क्या रही विश्व नदी दिवस की, तो एक नदी सब कुछ बदल सकती है, ये थीम रखी गई विश्व नदी दिवस 2022 की। दोस्तों विश्व नदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो साल 2005 में नदियों की रक्षा के लिए संकल्प को लेकर के जो है इस दिवस की शुरुआत की गई थी साल 2005 में। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर महीने के चौथे रविवार को। अभी जो है जो साल 2022 चल रहा है इसमें ये कब मनाया गया? तो 25 सितंबर को ये मनाया गया। साल 2022 की थीम क्या रही? तो एक नदी सब कुछ बदल सकती है, ये साल 2022 की थीम रही विश्व नदी दिवस की। तो दोस्तों ये थे 28 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था छत्तीसगढ़, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।